हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम आए हैं एक और नए टॉपिक के साथ। तो चलिए जल्दी से कॉपी पेन उठाइए और स्टार्ट करिए नोट्स बनाना। तो टॉपिक है हमारा आज का इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो फ्लक्स क्या होता है? फ्लक्स रिलेट करता है आपका फ्लो को। तो फ्लक्स का जनरल मीनिंग होता है फ्लो। तो यहाँ पे क्या चीज़ फ्लो होगी? तो यहाँ पे हमारी इलेक्ट्रिक लाइंस जो हमने पढ़ी थी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स जिन्हें कहते हैं, ये हमारी क्या करेंगे, किसी पर्टिकुलर एरिया को, किसी कंडक्टर के एरिया को जब क्रॉस करेगी तो उसको कहते हैं हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स। जब क्रॉस करेगी तो उससे हम क्या करेंगे, वहाँ पे हम उस टोटल लाइंस ऑफ फोर्स की वजह से उसकी स्ट्रेंथ निकालेंगे, और स्ट्रेंथ निकालेंगे वो कहलाएगा हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। चलिए स्टार्ट करते हैं लिखना। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू a given area in an electric field is the measure of total number of lines of force passing through that area। और एक और चीज़ लिख रहे हैं यहाँ पे नॉर्मली, बिकॉज ये जो पूरी कंडीशन लेंगे हम, ये होना चाहिए नॉर्मली, पासिंग नॉर्मली थ्रू दैट एरिया। तो ये कहलाता है हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो गया? जब नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स आपकी क्रॉस करती हैं, नॉर्मली क्रॉस करती हैं किसी भी कंडक्टर को, तो उसकी स्ट्रेंथ को हम मेज़र करते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स से। तो अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स जब हम क्या कह रहा है कि अभी हम एक सिंपल कंडीशन लेंगे। पहला केस है, ये हमारा एक कंडक्टर है, क्लियर, ये एक कंडक्टर है, इस पर जो लाइंस ऑफ फोर्स जा रही है वो सरफेस के नॉर्मल जा रही हैं। तो नॉर्मली, तो पहला केस ले रहे हैं हम नॉर्मली का, ये हमारा नॉर्मली केस। इसको कैसे मेज़र करते हैं? ठीक है, ये है हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, और साथ साथ ये किस एरिया को कर रहा है हमारा। अब हम यहाँ पे देखेंगे हमारा एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर भी हमारा क्या है, ये सपोज ये हमारा हो गया एरिया वेक्टर नॉर्मल होता है, तो इसके इसमें थीटा कितना हो गया हमारा 0। ठीक है, बोथ आर नॉर्मल। तो फ्लक्स को मेज़र करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं फाई ई, और ये होता है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड जितनी क्रॉस कर रही है और जिस एरिया से क्रॉस कर रही है, तो ई डॉट डेल्टा एस, या ई डेल्टा एस हमारा होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स को निकालने का मेथड। क्लियर। अब अगर हमारा क्या कहता है, एक केस ले लेते हैं कि यहाँ पे जो हमारा कंडक्टर है, कंडक्टर तो वही ले लेते हैं हम, बस इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स की कंडीशन चेंज कर देते हैं। अब वो किसी एंगल पे मीन्स कुछ ऐसे जा रही हैं, ऐसे आ रही हैं। तो इस केस में ये, तो हमने पढ़ा है क्या डेफिनेशन से कि नॉर्मली होना चाहिए। तो अभी नॉर्मली निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये तो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हो गई। नॉर्मली निकालने के लिए पहले हम क्या करते हैं, इसका नॉर्मल एरिया वेक्टर हम कंसिडर करते हैं, फिर उसके अकॉर्डिंग इसको रिजॉल्व करेंगे हम। तो इसको मैं एक और डायग्राम से समझाता हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा रेजोल्यूशन की हेल्प से। ये हमारा, ये तो हो गया हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये हो गई। अब एरिया वेक्टर हम क्या लेते हैं, सरफेस के नॉर्मल। तो एरिया वेक्टर सपोज मैंने ये ले लिया, एरिया वेक्टर सरफेस के नॉर्मल, क्लियर, जो कि कोई थीटा एंगल बना रहा है। ये क्या हो गया हमारा एरिया वेक्टर, ये हो गया डेल्टा एस।
एरिया वेक्टर। क्लियर, सरफेस के नॉर्मल। अब हम रिजॉल्व करते हैं ई को। हमने पढ़ा हुआ है एंगल के साथ वाला कंपोनेंट होता है cos थीटा, इट मीन्स हॉरिजॉन्टल। क्लियर, हमें यहाँ पे नॉर्मली लेना था तो नॉर्मली वाला कंपोनेंट आ गया ई cos थीटा। अगर साइन थीटा लेता तो वो नॉर्मली नहीं आता मेरा, ठीक है, वो सरफेस के पैरेलल हो जाता। और हमने पढ़ाया अभी जस्ट कि हमें नॉर्मली कंसिडर करना। तो फ्लक्स क्या हो गया यहाँ पे, हो गया फ्लक्स हो गया हमारा ई cos थीटा और डेल्टा एस। इसको अरेंज कर देते हैं ई डेल्टा एस cos थीटा। और अगर वेक्टर फॉर्म में बात करें तो फ्लक्स इक्वल्स टू ई वेक्टर डॉट डेल्टा एस। ये डॉट प्रोडक्ट हो गया cos थीटा वाला, ये हो गया हमारा फ्लक्स। क्लियर, अब आ जाते हैं पहले इसकी SI यूनिट पर। तो SI यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड की SI यूनिट होती है, SI यूनिट न्यूटन पर कूलम, एरिया की मीटर स्क्वायर। तो SI यूनिट होगी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ठीक है। अब ये एक होती है हमारी स्केलर क्वांटिटी, वो तो आपको फॉर्मूले से भी पता चल जाएगा। स्केलर प्रोडक्ट का तो ये स्केलर ये क्वांटिटी होती है। क्लियर, अगर कंडीशन है हमारे पास, ये तो हमारे रेगुलर शेप्स हो गए। अगर हमें निकालना हो इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसी ऐसे शेप का इर्रेगुलर, तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम निकाल लेंगे छोटे छोटे से, यहाँ पे हम एरिया एलिमेंट लेंगे। जैसे मैंने इसको ले लिया डेल्टा S1, ठीक है। अब इसमें फिर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो देख लेते हैं। मान लेते हैं इस पर E1 जा रही है और इसका ये हमारा एरिया वेक्टर हो गया जो कि नॉर्मल है, ठीक है। ये एंगल बना रहा है थीटा। ऐसे यहाँ पे बहुत सारे होंगे। तो इस टाइप की केसेस में हम क्या करेंगे, कैसे निकालेंगे, तो इसमें हम निकालेंगे जो फ्लक्स होगा वो क्या होगा, जितने भी हमारे एरिया एलिमेंट होंगे उन सब से निकाल के, उन सब से कैलकुलेट करके सबका ऐड कर देंगे, प्लस डॉट 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 डॉट। कब तक चलेगा, जब तक कि हमारा कंप्लीटली ख़त्म नहीं हो जाता है। तो इसको दूसरे वे में रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम। आई की वैल्यू 1 से लेके n तक जाती है, तो सॉरी ई आई और डेल्टा एस आई। क्लियर, तो ये तो हो गया हमारे यहाँ पे फ्लक्स कंप्लीट। अब हम करेंगे यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक। चलिए टॉपिक करते हैं हमारा। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है गॉस थ्योरम। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है CBSE और एंट्रेंसेस दोनों के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस टॉपिक की हेल्प से हम सबसे पहले तो ये जो गॉस थ्योरम है ये एप्लीकेबल होता है क्लोज सरफेसेस के लिए, ओनली फॉर क्लोज सरफेसेस, नॉट फॉर ओपन सरफेसेस। तो क्लोज सरफेसेस के लिए एप्लीकेबल होगा। इसकी हेल्प से जब इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जाएगी किसी क्लोज सरफेस में, तो इसकी हेल्प से जो नेट फ्लक्स बनेगा उसका और उस क्लोज सरफेस के अंदर जो नेट चार्ज है उसके बीच में हमें एक रिलेशन स्टैब्लिश करता है, ठीक है। तो चलिए पहले स्टेटमेंट देख लेते हैं। इसकी स्टेटमेंट क्या है। तो स्टेटमेंट क्या आता है, ये द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू a closed surface is 1 upon epsilon naught times the net charge enclosed by the closed सरफेस। क्या कहता है कि जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा किसी क्लोज सरफेस में वो 1 अपॉन एप्सिलॉन टाइम्स, एप्सिलॉन नॉट टाइम्स होगा जो भी नेट चार्ज होगा उस सरफेस के अंदर उसके। तो इसको मैथमेटिकली देख लेते हैं क्या होगा। स्टेटमेंट का मैथमेटिकली क्या बनेगा कि जो हमारा नेट फ्लक्स है, हमने पढ़ा था फ्लक्स इक्वल्स टू होता है ई वेक्टर डॉट डेल्टा एस वेक्टर।
और साथ साथ इसके अकॉर्डिंग गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग कह रहा है कि जो नेट चार्ज हम मान लेते हैं कि क्यू नेट चार्ज है हमारा, उसके कितना टाइम होगा 1/ε0 टाइम्स। तो ये बन गया हमारा मैथमेटिकली स्टेटमेंट, तो इतने टाइम्स होगा। क्लियर। अब आता है कि ये एप्लीकेबल कहाँ कहाँ होगा, तो कुछ पॉइंट्स लिख लेते हैं हम जहाँ पे जिसकी हेल्प से हमें ये जब भी हम सॉल्व करेंगे गॉस थ्योरम की हेल्प से कुछ भी तो इजी होगा। सबसे पहले गॉस थ्योरम एप्लीकेबल ओनली फॉर, जैसे कि अभी बताया मैंने, क्लोज्ड surfaces। क्लियर। नेक्स्ट, इट ऑलवेज ओबे इनवर्स स्क्वायर लॉ, बिकॉज ये फ्लक्स हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड पे भी डिपेंड करता है, तो ये इनवर्स स्क्वायर लॉ को भी ओबे करेगा। ठीक है। और नेक्स्ट, ऑल द चार्जेस इनसाइड द कंडक्टर कंसीडर्ड and flux due to this charge also consider। क्या कह रहा है ये पॉइंट्स, क्या कह रहा है, हमें सिर्फ कंडक्टर के अंदर वाला चार्ज को कंसीडर करना है और उसी की वजह से हमारा फ्लक्स हमें निकालना होगा। इट मीन्स हमें आउटसाइड यानी चार्ज outside the conductor not consider, conductor not consider and flux also not considered। क्लियर। तो मैं चार्ज जो भी बाहर होगा उसको कंसीडर नहीं करना और ना ही उसकी वजह से फ्लक्स तो बनाएगा लेकिन हमें उसको कंसीडर नहीं करना है। अगर चार्ज किसी भी कंडक्टर के अंदर का चार्ज 0 है तो फ्लक्स भी 0 हो सकता है। इफ़ द नेट चार्ज इनसाइड द कंडक्टर इज 0 देन फ्लक्स ऑल्सो 0, तो फ्लक्स भी 0 हो सकता है। क्लियर। तो ये तो हो गया कुछ पॉइंट हमारे जिसकी हेल्प से हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है। अब आता हमारा एक और छोटा सा टॉपिक, वो है हमारा गॉसियन सरफेस। फिर हम करेंगे इसका प्रूफ। गॉसियन सरफेस। अब गॉसियन सरफेस क्या होता है? सबसे पहले तो ऐसा कोई सरफेस रियल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करता, ये सिर्फ एक हाइपोथेटिकल सरफेस है जो किसी भी चार्ज को क्या करता है, अपने अंदर बंद कर लेता है, एनक्लोज कर लेता है। तो सिंपली क्या होता है, एक हाइपोथेटिकल सरफेस जो किसी भी चार्ज को कवर कर लेता है, जिसकी हेल्प से हम क्या करेंगे, यहाँ पे टोटल फ्लक्स निकालेंगे उस चार्ज की वजह से या उस सरफेस के अंदर, और साथ साथ ये हमें सरफेस इंटीग्रल करने में भी हेल्प करता है, या ये कह सकते हैं कि कैलकुलेशन हमारी ये थोड़ी सी ईजी कर देता है, तो इसलिए हम इसको कंसिडर करते हैं। तो अब गॉसियन सरफेस होता क्या है, एनी हाइपोथेटिकल क्लोज्ड सरफेस एनक्लोजिंग अ चार्ज। ठीक है। तो ये होता है हमारा गॉसियन सरफेस। तो जिस टाइप का हमारा चार्ज होगा उस टाइप का हम उसका गॉसियन सरफेस बना लेंगे। क्लियर। इसके लिए भी कुछ आपको बातें बता देता हूँ कि गॉसियन सरफेस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू होगी एट एनी पॉइंट, किसमें,
द पॉइंट इन गॉसियन सरफेस वो कैसी होगी, सेम रहेगी, यानी गॉसियन सरफेस में हर जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी इक्वल रहेगी। और दूसरा एंगल भी हर पॉइंट पे, इट मीन्स एंगल बिटवीन ई एंड एरिया वेक्टर remains same at every point। तो ये बातें हमें याद रखनी है, इसी की हेल्प से हम क्या करेंगे, यहाँ सॉल्व कर पाएंगे। क्लियर? चलिए अब हम करते हैं यहाँ पे जो हमने गॉस थ्योरम की स्टेटमेंट पढ़ी है, ज़रा उसका हम प्रूफ कर लेते हैं एक बार, ठीक है। तो चलिए अब हम प्रूफ करते हैं गॉस थ्योरम का। प्रूफ ऑफ गॉस थ्योरम। क्लियर? हमारे पास क्या है, इसको प्रूफ करने के सबसे पहले हम लेंगे एक प्लस क्यू चार्ज लेता हूँ मैं यहाँ पे। ये एक प्लस क्यू चार्ज है, पॉइंट चार्ज है, ठीक है। इसको थोड़ा सा प्लस लिख देते हैं। ये एक पॉइंट चार्ज है प्लस क्यू। अब ये प्लस क्यू है तो इसके चारों तरफ का गॉसियन सरफेस कैसा ड्रॉ होगा, वो एक स्फेरिकल बनेगा। ये हो गया एक स्फेरिकल। क्लियर? जिसका टोटल सरफेस एरिया है एस, ठीक है। ये कहीं सेंटर पर है इसके, ऐसे। इसका रेडियस है कुछ आर रेडियस पर है, तो ये स्फेरिकल जो सरफेस बना है ये आर रेडियस है इसका। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम ले रहे हैं यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है सेंटर से सपोज ये जा रही है ऐसे, तो हम यहाँ पे एरिया वेक्टर लेते हैं। तो हमने एक छोटा सा एरिया एलिमेंट पहले कंसीडर करा, ये एक एरिया एलिमेंट कंसीडर कर लिया जो कि हमारा ds। क्लियर? तो इन दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया, ये एरिया वेक्टर हो गया, ये तो थीटा बनता है हमारे यहाँ पे 0। तो पहले लिख लेते हैं छोटा सा कंसीडरेशन। सपोज द सरफेस एस इज अ स्फीयर ऑफ रेडियस r और सतत चार्ज प्लस q इज प्लेस्ड एट सेंटर। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे फ्लक्स निकालना है, तो फ्लक्स के लिए सबसे पहले निकालना होगा पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, एट एनी पॉइंट एस, एस के किसी भी पॉइंट पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का हमने पढ़ा हुआ E=1/4πε0 Q/r²। क्लियर? ये होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। साथ साथ अब हमें निकालना फ्लक्स। तो फ्लक्स थ्रू एरिया ds, ठीक है। ds वेक्टर तो क्या होगा, ये यहाँ से हम निकालेंगे पहले स्मॉल फ्लक्स। यहाँ पे क्योंकि एरिया एलिमेंट ds है तो ये क्या बनेगा हमारा d phi e। क्लियर? तो ये किसके बराबर होता है हमारा e डॉट ds के। अब आ जाते हैं यहाँ पे हम एंगल ले लेते हैं। ये आ जाता है हमारा ई डी एस कॉस थीटा। थीटा क्या है हमारा 0, तो ई डी एस कॉस 0, कॉस 0 तो आ गया ये ई डी एस कॉस 0 1। तो डी फाई की वैल्यू आ गई। अब हम टोटल फ्लक्स निकालते हैं। तो टोटल फ्लक्स थ्रू किसके, हमारा सरफेस है एस। तो कैसे निकलेगा, फाई ई इक्वल्स टू, तो टोटल जब फ्लक्स निकालना हो हमें किसी भी क्लोज सरफेस के लिए तो हम यहाँ पे साइक्लिक इंटीग्रल का यूज़ करेंगे। किसका करेंगे, डी फाई ई। चलिए वैल्यू पुट कर देते हैं हम। तो फ्लक्स ई इक्वल्स टू एस, ये आया था हमारा ई
डी एस। क्लियर, ई आ गया बाहर, कांस्टेंट हो गया इसके लिए। डी एस का इंटीग्रेशन क्या होगा, एस। क्लियर, एस। अब एस क्या है यहाँ पे हमारा, एस आ गया हमारा यहाँ पे टोटल एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर का टोटल सरफेस एरिया। क्लियर, टोटल सरफेस एरिया आ गया स्फीयर का। तो पुट कर देते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पुट कर देते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 1/4πε0 क्यू बाय आर स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया स्फीयर का होता है 4πr²। 4π से 4π आर स्क्वायर डिवाइड होके बच गया हमारे पास Q/में ε0। और यही हमारा स्टेटमेंट कहता था। तो ये हमारा प्रूफ हो गया, दिस प्रूव्स कॉस थ्योरम। तो यही हमारा स्टेटमेंट था कि जो नेट फ्लक्स होता है किसी भी चार्ज का वो होता है हमारा Q/में ε0। तो यहाँ हमारा प्रूफ हो गया है। अब चलिए हम करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। चलिए नेक्स्ट टॉपिक करते हैं हम। अब हमें क्या करना है, हमें कूलम्ब्स लॉ को ड्राइव करना है विद द हेल्प ऑफ गॉस थ्योरम। तो कूलम्ब्स लॉ फ्रॉम गॉस। फिर से चलिए स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल स्टार्टिंग वैसे ही होगी जैसे हमारा गॉस थ्योरम का प्रूफ है। हमने एक पॉजिटिव पॉइंट चार्ज ले लिया, देन उसको हमने एक गॉस सरफेस में इनक्लोज कर दिया। हमने एक गॉस सरफेस इमेजिन किया, इसका रेडियस है हमारा आर। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन हो गई ई। इसमें हमने एक एरिया एलिमेंट लिया जो कि है हमारा डी एस। क्लियर, और एंगल यहाँ क्रिएट हो रहा है हमारा थीटा। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड तब निकलती है किसी भी चार्ज की जब हम एक उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को प्लेस करते हैं। तो इस बात को याद रख के हम इसमें ड्राइव करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम। तो गॉस थ्योरम क्या कहता है हमारा, अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम कहता है कि हमारा जो नेट फ्लक्स होता है इट मीन्स ई डॉट डी एस, ठीक है, सरफेस का इंटीग्रल इक्वल्स टू होता है हमारा Q/में ε0 टाइम्स। ठीक है, अब यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे हम। ई डी एस इक्वल्स टू ई डी एस कॉस थीटा इक्वल्स टू Q/में थीटा की वैल्यू पुट करेंगे। थीटा जो कि आया हमारा 0 डिग्री, दोनों पैरेलल थे। तो ये आ गया ई डी एस कॉस 0। तो ये आ गया ई कांस्टेंट हो जाएगा, इसको बाहर ले लेंगे। डी एस क्लियर, डी एस मीन्स डी एस का इंटीग्रेशन होगा तो एस, जो कि हमारा क्या निकलेगा, टोटल सरफेस एरिया। और टोटल सरफेस एरिया कितना होता है स्फीयर का, 4πr²। यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकाल लेंगे, Q/में 4πr²ε0। क्लियर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड तब निकली होगी जब हमने उस जगह पर जहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आ रही है यहाँ पे कोई यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखा होगा। तो उसकी वजह से हम निकालते हैं फोर्स। और टेस्ट चार्ज रखा तो उस पर फोर्स भी लग रही होगी। तो वो फोर्स अब हम कैलकुलेट करते हैं। द फोर्स ऑन पॉइंट चार्ज Q0 if placed on सरफेस S। तो वो फोर्स कितनी होगी, वो फोर्स होगी हमारी, हमने कैलकुलेट किया है E मल्टीप्लाई चार्ज। हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था E इक्वल्स टू F/Q। तो यहाँ से निकाल दिया F इक्वल्स टू E इंटू Q0। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो हमने अभी कैलकुलेट करी थी
उसको पुट कर देते हैं Q में 4πr² एप्सिलॉन नॉट और Q नॉट। ज़रा इसको अरेंज करते हैं थोड़ा सा, तो 1/4 एप्सिलॉन नॉट एक तरफ, Q नॉट अपॉन में r², और ये किसके बराबर होता है, यहाँ पे हो गया हमारा दो चार्ज का प्रोडक्ट आ गया, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है हमारे डिस्टेंस के स्क्वायर के, कांस्टेंट भी मिल गया हमें। और ये क्या होता है हमारा, ये होता है हमारा कूलम्ब्स लॉ। दिस इज कूलम्ब्स। तो ये हो गया हमारा कूलम्ब्स लॉ ड्राइव विद द हेल्प ऑफ गॉस थ्योरम। तो ये लेक्चर आपका ख़त्म। अब नेक्स्ट क्लास में नया एक और नई लेक्चर लेके आएंगे। तब तक के लिए गुड बाय।